स्टूडेंट, स्वागत है आपका मिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कैंसर के बारे में। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आप जानते हैं आज पूरे विश्व में हर देशों में फैली हुई है। कैंसर को हिंदी में कर्कट रोग कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, कर्कट रोग, क्योंकि कर्कट हमने इसलिए लिख रखा आपके सामने क्योंकि इस नाम से भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। तो अब हम शुरू करते हैं कि कैंसर क्या है। सबसे पहला बिंदु कैंसर के बारे में कि कैंसर असंक्रामक रोग है। कैंसर असंक्रामक रोग है। यह किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग नहीं है। मतलब जैसे हमको कैंसर हुआ है और आप हमसे गले मिल लिए तो आपको कैंसर नहीं हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर इस तरीके से कैंसर हो जाता तो सीधी सी बात है वह संक्रामक में आता। कैंसर असंक्रामक बीमारी है। और कैंसर का मूल कारण क्या है? कैंसर होता तब कैसे है? कैंसर का कारण है कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि। कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि। जब कोशिकाएं अनियमित तरीके से, रेगुलर नहीं इनरेगुलर तरीके से वृद्धि करने लगती हैं तो उसके फलस्वरूप क्या हो जाता है? कैंसर। यहाँ पे आप समझेंगे ध्यान से, ये रही कोशिका, ठीक है। अब कोशिका अपनी संख्या बढ़ाने के लिए कोशिका विभाजन करती है, जिसके बारे में आप जानते हैं। कोशिका जब विभाजित होती है तो अपने ही समान नई कोशिकाओं को जन्म देती है और यही क्रिया कोशिका विभाजन है। तो कोशिका विभाजित हुई और 2 कोशिकाएं बनाई, 2 से 4, 4 से 8। इस प्रकार का जब क्रम चलेगा तो इसे कहेंगे नियमित विभाजन, रेगुलर सेल डिवीजन, यानी कोशिकाओं का नियमित विभाजन। यहाँ नियंत्रित रूप से विभाजन हो रहा है, लेकिन अब यहाँ 2 के बदले 3 हो जाए, यहाँ 5 हो जाए, यहाँ 10 हो जाए, मतलब बिना किसी नियम के, एक्स्ट्रा, अनावश्यक, यानी अनियमित तरीके से विभाजन हो जाना। तो जब अनियमित तरीके से कोशिकाओं का विभाजन हो जाएगा तो सीधी सी बात है जो एक्स्ट्रा कोशिकाएं बनेंगी वो कहाँ जाएंगी? जो अतिरिक्त कोशिकाएं बनेंगी वो एक गांठ जैसी संरचना शरीर में विस्थापित करेंगी, बनाएंगी, और इस गांठ जैसी रचना को क्या बोलेंगे? ट्यूमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्यूमर। और इसी से कैंसर होगा, यानी कि शरीर में जो ट्यूमर बनेगा, जो गांठ बनेगी, वही किसका रूप धारण करेगी? कैंसर का। अब हम ट्यूमर के बारे में भी अभी चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार का होता। क्या सारी, जितने शरीर में सारी गांठें बनती हैं सब कैंसर हो जाती हैं? ऐसा नहीं है, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम इस बारे में देखें कि कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि, अनियमित वृद्धि काहे हुई? क्योंकि अनियमित विभाजन हुआ, इसी वजह से हुई। ये अनियमित वृद्धि जो हुई कोशिकाओं में, इसका कारण क्या है? यानी कैंसर का कारण है कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि। तो सीधी सी बात है, इस अनियमित वृद्धि का कारण, आखिर अनियमित वृद्धि क्यों हुई कोशिकाओं? कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि होने का कारण क्या है, तो इसके बारे में देखेंगे। यानी कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि क्यों हुई? देखिए, सभी मनुष्य के शरीर में, सभी लोगों के, मानव जाति के सभी लोग, चाहे हम हों चाहे आप हों, सभी लोगों की कोशिकाओं में एक जीन होता है जिसका नाम है ओन्कोजीन। ये ओन्कोजीन कहाँ होगा? जहाँ बाकी के जीन होंगे। केंद्रक में डीएनए, डीएनए में जीन, और उसी डीएनए में एक जीन होगा ओन्कोजीन। ओन्कोजीन, बस इसी को ध्यान से समझिएगा। क्या नाम होगा उसका? ओन्कोजीन। यही ओन्कोजीन, अगर ये ओन्कोजीन हमारी कोशिकाओं में ऑफ अवस्था में रहता, बंद अवस्था में, ऑफ रहता, ऑफ, और यही ओन्कोजीन अगर ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा तो क्या होगा? कोशिकाएं अनियमित रूप से विभाजन करना शुरू कर देंगी। सीधी सी बात है। तो कैंसर का मूल कारण क्या है? ओन्कोजीन। ओन्कोजीन के ऑन हो जाने से, यानी ओन्कोजीन के सक्रिय हो जाने से कोशिकाएं अनियमित रूप से वृद्धि करने लगती हैं
अनियमित रूप से विभाजन करके संख्या बढ़ाने लगती हैं और यही अवस्था कैंसर कहलाती है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। ओन्कोजीन, ओन्कोजीन ही वह जीन है जो कैंसर के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। इसीलिए जो कैंसर का अध्ययन किया जाता है उसका नाम है ओन्कोलॉजी। ओन्कोलॉजी, ओन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ओन्कोलॉजी में कैंसर, लॉजी का मतलब होता अध्ययन, ओनको मतलब ओन्कोजीन के बारे में, यानी कैंसर का अध्ययन करना ओन्कोलॉजी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? क्लियर में क्या है देखिए, कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि ही कैंसर है, जिसमें कोशिकाएं अनियमित रूप से बढ़ेंगी, कोई गारंटी नहीं कितनी बढ़ जाएंगी, कहाँ तक चली जाएंगी। ठीक है, अनियमित वृद्धि कैंसर है। और ये अनियमित वृद्धि क्यों उत्पन्न होती है? इस ओन्कोजीन के कारण उत्पन्न होती है। इस ओन्कोजीन के सक्रिय हो जाने के कारण कोशिकाएं अनियमित रूप से वृद्धि करने लगती हैं। अब हम पढ़ेंगे, और ओन्कोलॉजी क्या है? कैंसर का अध्ययन। अब हम ये जानेंगे कि ये ओन्कोजीन क्यों सक्रिय हो जाता है। ये ऑफ था, बंद था, तो ऑन क्यों हुआ? आखिर कैसे ऑन हो गया? अपने आप हुआ या किसी कारण से हुआ? तो अपने आप नहीं होगा, किसी कारण से होगा, और वो कारण क्या है उसके बारे में अब हम देखें। देखिए, कैंसर फैलाने वाले कारकों को कार्सिनोजन कहा जाता है, यानी कैंसरकारी पदार्थ, कैंसरकारी पदार्थ। ठीक है, और इन कैंसरकारी पदार्थों के कारण, उन कैंसरकारी पदार्थों में क्या क्या हो सकता है? तंबाकू हो सकता है, ठीक है, धूम्रपान हो सकता है, यानी कि बीड़ी हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, किसी भी प्रकार का धूम्रपान हो सकता है, स्मोकिंग, और फिर इसके बाद और क्या क्या हो सकते हैं? रासायनिक पदार्थ, हानिकारक रासायनिक पदार्थ में क्या क्या आ सकते हैं? जैसे निकोटीन भी जिम्मेदार है, कैफीन भी जिम्मेदार पाया गया कैंसर के लिए। इसके अलावा अन्य रासायनिक पदार्थ जो शरीर पर किसी न किसी प्रकार से दुष्प्रभाव डालते हैं, जैसे दवाओं का साइड इफेक्ट हो जाए, ये भी एक कारण। ठीक है, इसके अलावा कुछ भौतिक कारक भी हैं, इसे थोड़ा याद रखिएगा। कैंसर फैलाने के लिए कुछ भौतिक कारक भी जिम्मेदार हैं, यानी फिजिकल, कुछ फिजिकल फैक्टर भी इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से जिम्मेदार हैं। फिजिकल फैक्टर का मतलब क्या है कि इसमें कैंसर के लिए कुछ भौतिक पदार्थ या भौतिक कारक जिम्मेदार हैं। उसमें देखिए, जैसे ये भौतिक कारक क्या करते हैं कि शरीर के किसी भी हिस्से में लंबे समय तक उत्तेजना बना देते हैं, लंबे समय तक क्या कर देते हैं? उत्तेजना बना देते हैं। उदाहरण में आप देखिए, कश्मीर के लोग, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, कश्मीर के लोग ठंड से बचने के लिए अपने कपड़ों के भीतर, उसे वहाँ पर बोला जाता है कांगड़ी, अपने कपड़ों के भीतर कांगड़ी रखते हैं। क्या रखते हैं? कांगड़ी। ताकि एक कांगड़ी क्या है? कांगड़ी किसी कपड़े में लपेटकर, अब वहाँ के व्यक्तियों से पूछने पे ज़्यादा पता लगेगा, मुझे जो जानकारी मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि किसी कपड़े में लपेटकर आग के बुरादों को, और उसके बाद उस कपड़े को लपेटकर पोटली बना के अंदर रख लिया। वो कहाँ रखते थे? यहाँ वक्षस्थल पे रखते थे, चेस्ट एरिया पे यहाँ रखते थे, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो ठंड पड़ती है तो फेफड़े के आसपास बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड लगती है, तो यहाँ पे रखते थे ताकि ये गर्म रहे और उन्हें श्वसन संबंधी जो सर्दियों में बीमारी हो जाती है वो ना होने पाए। तो यहाँ रखने का कारण क्या है कि वक्षस्थल उनका गर्म रहे। लेकिन वक्षस्थल पर क्या रखा? कांगड़ी। कांगड़ी क्या है? आग के बुरादों की पोटली है, और ये लंबे समय तक रखते आए थे। बाद में ये पाया गया कि इस कांगड़ी की वजह से उनके वक्षस्थल पे कैंसर बनने लगा।
यानी इस कांगड़ी कहाँ रखते थे? वक्षस्थल पे, यानी चेस्ट एरिया में। और वहाँ पे क्या बनने लगी? गांठें बनने लगी, यानी वहाँ पे गांठ बनने लगा, वहाँ पे ट्यूमर। अब हम गांठ नहीं बोलेंगे, ट्यूमर बोलेंगे सीधे, ट्यूमर। ट्यूमर बनने लगा। ट्यूमर को हिंदी में क्या कहते हैं? आबुर्द कहते हैं। याद रखिएगा, ट्यूमर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आबुर्द बोलते हैं। देखिए, तो यहाँ पे गांठ बनने लगी, ट्यूमर, आबुर्द। और वक्षस्थल पे, तो उन पे वक्षस्थल पे कैंसर होने लगा। और वक्षस्थल का कैंसर का कारण क्या बना? भौतिक पदार्थ, कांगड़ी बना, ठीक है, जो वहाँ के कश्मीर के लोग ठंड से बचने के लिए करते थे। यानी भौतिक कारक भी कहीं ना कहीं कार्सिनोजन का काम करते हैं, यानी कि कैंसरकारी पदार्थ का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, जो एक कार्सिनोजन है, चाहे वो तंबाकू हो, धूम्रपान हो, रासायनिक पदार्थ हो, अल्कोहल हो, अन्य भी चीज़ें हैं, अन्य दवाओं के साइड इफ़ेक्ट हों, ठीक है, परावैगनी किरणें हों, जिससे स्किन कैंसर हो जाता है, त्वचा पे कैंसर हो जाता है, पूरा स्किन कैंसर हो जाता है। तो ये कार्सिनोजन जिम्मेदार हैं ओन्कोजीन को सक्रिय करने के लिए। यानी ओन्कोजीन की सक्रियता के लिए कौन जिम्मेदार हैं? कार्सिनोजन जिम्मेदार। इसे देखिए, कार्सिनोजन यानी कैंसरकारी पदार्थ किसके लिए जिम्मेदार हैं? ओन्कोजीन की सक्रियता के लिए। और ओन्कोजीन सक्रिय हुआ तो कोशिकाएं अनियमित रूप से विभाजन करना शुरू कर देंगी, और कोशिकाओं का अनियमित विभाजन कहाँ गया? अनियमित वृद्धि क्या है? कैंसर है। समझ में आया? अब आगे देखिए। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो हमने बात की ट्यूमर की, इसके प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर के प्रकार। ट्यूमर को क्या बोलते हैं? आबुर्द। क्या बोलते हैं? आबुर्द। तो ट्यूमर दो प्रकार के, ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान है समझना, ठीक है। ट्यूमर दो प्रकार के हैं, एक सदुम और दूसरा है दुर्दम, ठीक है। एक सदुम आबुर्द और दूसरा है दुर्दम आबुर्द, ठीक है। जो सदुम आबुर्द है उसे अंग्रेजी में बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर। और इसे बोलते हैं मॉलिग्नैंट ट्यूमर, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि बिनाइन से कैंसर होता है कि मॉलिग्नैंट से होता है, सदुम से होता है कि दुर्दम से होता है। यहाँ पे देखिएगा, तो अब यहाँ पे यही समझने वाली बात है, जो सदुम है, सदुम यानी बिनाइन ट्यूमर, इससे कैंसर नहीं होता, यानी यह जानलेवा नहीं है, सीधे सीधे बात, इससे कैंसर नहीं, ठीक। यानी यह कैंसर, यह जो आबुर्द है, जो यह ट्यूमर है सदुम वाला, इससे कैंसर नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि शरीर में वे गांठें, वे आबुर्द, वो ट्यूमर जो एक स्थान पे बना। आप देखिए सदुम की स्थिति देखिएगा कि ऐसे देखिए, ये रही कोशिका, अब इसके चारों ओर अनियमित तौर से कोशिकाएं बढ़ी और एक गांठ जैसी रचना बना ली, ट्यूमर जैसी, जिसे क्या बोलेंगे? बिनाइन ट्यूमर यानी सदुम आबुर्द। ये जिस हिस्से पे रहेंगी उसी हिस्से में सीमित रहेंगी। उदाहरण के लिए मेरे हाथ पे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, अब ये इसी हिस्से में गांठ सीमित रहेगी, ये ट्यूमर इसी हिस्से में सीमित रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। इसीलिए यह जानलेवा नहीं है और इससे कैंसर नहीं होता, यानी इस प्रकार के गांठों से कैंसर नहीं होता, ये कैंसर की कैटेगरी में नहीं आता। आगे दुर्दम, यह जानलेवा है, यह पूरी तरह जानलेवा। और ये मॉलिग्नेंट जिसे बोलते हैं, मॉलिग्नेंट में क्या होता है कि ये रही कोशिका और इसने अनियमित रूप से विभाजित होकर वृद्धि करके ढेर सारी कोशिकाओं को जन्म दिया और ये बन गया ट्यूमर, गांठ बन गई। और ये गांठें यहाँ पे देखिए,
ये जो सेल हैं, जो एक्स्ट्रा, जो अतिरिक्त वृद्धि करके कोशिकाएं बनी हुई हैं, ये कैंसरकारी कोशिका कहलाएंगी। क्या बोले जाएंगे? कैंसरकारी कोशिका। ठीक है, यहाँ देखिए, रुक गया, ये मिटा के बता। कैंसरकारी कोशिका मतलब इससे बनी हुई, इसमें भी ट्यूमर बनेगा सदुम में, लेकिन सदुम में बने हुए जो कोशिकाएं होंगी वो फैलेंगे नहीं शरीर के किसी हिस्से में, वो जहाँ की तहाँ चुपचाप पड़ी रहेंगी, उसके आगे नहीं बढ़ेंगी। इनका स्थान सीमित है और इन्हें सर्जरी करके आराम से निकाल दिया जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं करते। यहाँ पे देखिए, और जब अगर मॉलिग्नेंट ट्यूमर बन जाएगा, दुर्दम ट्यूमर बन जाएगा, ये रही कोशिका, और वो जब वृद्धि करेगी तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कोशिकाएं तैयार होंगी, यहाँ पे देख रहे हैं आप, देख सकते हैं, जो ये कोशिकाएं तैयार होंगी इनको बोलेंगे कैंसरकारी कोशिका। कैंसरकारी कोशिका, ठीक है। अब एक कैंसरकारी कोशिकाओं के आसपास भाई क्या है? आसपास स्वस्थ कोशिकाएं हैं। आसपास क्या है? स्वस्थ कोशिकाएं। एक कैंसरकारी कोशिकाएं आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं से पोषण लेना शुरू कर देंगी, ऐसे ऐसे। ये कैंसरकारी है और ये स्वस्थ कोशिकाएं हैं, लिख देते हैं, ये सब स्वस्थ कोशिकाएं, इनको नहीं कैंसर हुआ। लेकिन ये क्या करेंगी? आसपास की कोशिकाओं से, जो स्वस्थ हैं, उन कोशिकाओं से कौन पोषण, कौन भोजन लेना शुरू कर देंगी? कैंसरकारी कोशिकाएं भोजन लेना शुरू कर देंगी। अब आप बताइए, जब ये भोजन लेना शुरू कर देंगी तो स्वस्थ कोशिकाएं कमज़ोर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? स्वस्थ कोशिकाएं कमज़ोर हो जाएंगी और वो भी पूरी तरीके से एकदम से निष्क्रिय हो जाएंगी और धीरे धीरे ये बढ़ती हुई आगे बढ़ती चली जाएंगी ऐसे, और शरीर में कैंसर बढ़ता चला जाएगा। यानी एक स्थान पे सीमित नहीं रहेंगी, आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं, इनसे जो इस दुर्दम में, मॉलिग्नेंट ट्यूमर में, दुर्दम आबुर्द में जो कैंसरकारी कोशिका बनेगी, वो आसपास की कोशिकाओं से भोजन लेना शुरू करेगी और आसपास की कोशिकाओं को निष्क्रिय करके, समाप्त करते हुए, मारते हुए आगे बढ़ती चली जाएगी और पूरे शरीर में कैंसर फैलता हुआ चला जाएगा। इस हिसाब से आप पूरी तरह समझ गए होंगे अब कि जो दुर्दम है, यानी मॉलिग्नेंट, दुर्दम आबुर्द जो है, मॉलिग्नेंट ट्यूमर, वो कैंसर का जिम्मेदार है। कैंसर का जिम्मेदार कौन आबुर्द है? दुर्दम, ना कि सदुम। ठीक है, बिनाइन नहीं बल्कि मॉलिग्नेंट। इतना है समझ में। अब आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से शरीर में कैंसर के कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो कैंसर के कितने प्रकार हो सकते हैं इसके बारे में, तो मूल रूप से कैंसर के 3 प्रकार बताए गए हैं और कुछ के अलग अलग नाम बाद में रख दिए गए। पहले का नाम कार्सिनोमा। कार्सिनोमा किसे बोलेंगे? जिन कैंसरों की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। यानी इनकी उत्पत्ति कहाँ से होगी? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या है आपको पता है? जनन के 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इसमें से एक्टोडर्म पे कार्सिनोमा होता है। एक्टोडर्म का कैंसर क्या बोला जाएगा? कार्सिनोमा। उसमें स्तन कैंसर आएगा, लंग्स कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि लंग्स कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर कहलाता है, क्या कहलाता है? कार्सिनोमा। स्तन कैंसर और गुर्दे का कैंसर। गुर्दा समझते हैं? अरे भाई, गुर्दा मतलब किडनी। ठीक है, किडनी, किडनी। ठीक है, तो इस दूसरा आप देखिए, दूसरे कैंसर में है सार्कोमा। क्या है? सार्कोमा।
सार्कोमा। सार्कोमा में जो आपका इसकी उत्पत्ति होगी वह पूरी तरीके से मीजोडर्म से होगी। सार्कोमा की उत्पत्ति मीसोडर्म से होगी। यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? यानी मीसोडर्म में से जो कैंसर पैदा होगा, मीसोडर्म लेयर से उस सार्कोमा में रखा जाता है। जैसे त्वचा का कैंसर, स्किन का कैंसर मुख्य रूप से जिम्मेदार है किसके लिए? यूवी रेज। स्किन कैंसर का जो कार्सिनोमा होता है यूवी रेज होता है, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें। ठीक है। और अस्थि कैंसर यानी हड्डियों का कैंसर। और इसके अलावा अग्नाशय का कैंसर यानी पैनक्रियाटिक कैंसर, अग्नाशय का कैंसर। इसे खूब ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। और अस्थि कैंसर को ऑस्टियोमा भी कहा जाता है, ऑस्टियोमा भी बोला जाता है अस्थि कैंसर को। और यह किस में आता है? सार्कोमा में आता है। अब हम ल्यूकीमिया के बारे में जानेंगे। ल्यूकीमिया क्या है? जो बार बार पूछा जाता है, ल्यूकीमिया है रक्त का कैंसर, ब्लड कैंसर यानी रुधिर कैंसर। ठीक। और ल्यूकीमिया में होता क्या है यहीं पे लिख लीजिएगा, WBC की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। ठीक है। जो WBC आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं, उनकी संख्या असामान्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस स्थिति को ल्यूकीमिया कहते हैं, यानी रक्त का कैंसर कहते हैं। ब्लड कैंसर में पूछा जाएगा कि क्या हो जाता है ब्लड कैंसर में? ब्लड कैंसर में WBC की संख्या सामान्य से कई गुना अधिक हो जाती है। ठीक है। सामान्य जो संख्या है आप जानते हैं 8 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है और यह बढ़ करके लाखों तक पहुंच जाया करती है। उसके बाद ग्रंथियों का कैंसर, जो ग्लैंड्स हैं आपकी उनमें हो जाए, जैसे लीवर भी ग्रंथि है। ग्रंथियां 3 हैं, बहिस्रावी और अंतःस्रावी और मिश्रित। ठीक है। बहिस्रावी से एंजाइम निकलते हैं, अंतःस्रावी से हार्मोन निकलते हैं और मिश्रित ग्रंथियों से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। ये बातें भी आप जानते हैं। तो ग्रंथि में अगर ग्लैंड्स में कैंसर हो जाता है, ग्रंथियों का कैंसर, तो उसे क्या बोला जाएगा? ये सवाल कई बार पूछा गया है। ग्रंथियों का कैंसर एडिनोमा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एडिनोमा कहा जाएगा। ठीक है। इतने पॉइंट्स आप देखिए। ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, सार्कोमा में स्किन और बोन्स के कैंसर, पैनक्रियाज के कैंसर आएंगे। कार्सिनोमा में जो आपका ब्रेस्ट कैंसर आएगा, फेफड़ों का कैंसर आएगा, गुर्दे का कैंसर, किडनी का कैंसर। ठीक है। ग्रंथि कैंसर में एडिनोमा। अब हम इसके बाद सीधे बात करेंगे कि कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है कैंसर का, और कैंसर के लक्षण क्या है। तो पहले हम लक्षण पे बात करें कैंसर का। ठीक। पहला लक्षण में तो आप जानते हो, जो अभी बताया गया आपको, दुर्दम ट्यूमर का निर्माण यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर का बनना। ठीक है। दूसरा लक्षण है कि कैंसर हो जाने पर घाव आपके शरीर में नहीं भरेंगे, यानी घाव का ना भरना। ठीक। और तीसरा सबसे बड़ा लक्षण है कि भार में नियमित कमी आ जाना,
यानी उनका भार घटने लगता है। रोगी का जो भार होगा शरीर का वेट, वो दिन प्रतिदिन घटने लगता है। फिर हम बात करेंगे कि भोजन निगलने में और खाने में कठिनाई होना, यानी भोजन जैसे आप जानते हो कि भोजन निगलने में कठिनाई, अगर किसी को स्मोकिंग से, धूम्रपान से और तंबाकू वगैरह से कैंसर हुआ तो ये मुंह पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ट्यूमर बन जाएगा और भोजन निकलने वगैरह में कठिनाई होने लगेगी। ठीक है। एक अलग बताते हैं आपको कि रजोन वृत्ति, रजोन वृत्ति का मतलब होता है कि जब मासिक धर्म पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, रजोन वृत्ति के पश्चात स्राव होना। देखिए, मेनोपेज, रजोन वृत्ति, रजोन वृत्ति उस अवस्था को कहते हैं कि जब महिलाओं में अंतिम बार मासिक चक्र आता है, अंतिम बार रजोन धर्म आता है, उस अवस्था को हम रजोन वृत्ति कहते हैं। यानी अब इसके बाद मासिक धर्म नहीं आएगा और ये उम्र होती है रजोन वृत्ति की 45 से 50 वर्ष। अब रजोन वृत्ति हो गया, मासिक चक्र नहीं आना है, लेकिन कैंसर हो जाने के बाद रजोन वृत्ति हो जाएगी। अब कैंसर हो गया तो उसके बाद भी स्राव होगा, क्योंकि वहाँ पे अनियमित विभाजन की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, जैसे यूट्रस में, गर्भाशय कैंसरों में यह देखा जाता है। ठीक है। अब हम सीधे बात करेंगे इसके उपचार के बारे में। उपचार, कैंसर का उपचार करने में जो विधियां प्रयोग की जाती हैं वो मूल रूप से 3 विधियां बहुत प्रचलित हैं, और भी विधियां हैं लेकिन 3 विधियां बहुत प्रचलित। एक रेडियोथेरेपी, दूसरा कीमोथेरेपी और तीसरा सर्जरी। अब देखिए, रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं। रेडियोथेरेपी में रेडियो एक्टिव किरणों को प्रवाहित करके जो ट्यूमर है, मॉलिग्नेंट ट्यूमर, दुर्दम ट्यूमर, उसे नष्ट किया जाता है। ठीक। कीमोथेरेपी सबसे फेमस विधि यही है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, यानी ज़्यादातर तो यही लिख दिया जाता है, ज़्यादातर पूछा जो जाता है कि कैंसर का उपचार कहलाता है, उसमें आपको कीमोथेरेपी ही मिलता है। कीमोथेरेपी आज की सबसे प्रचलित विधि है। कीमोथेरेपी में जो ट्यूमर है उसको लक्ष्य बना करके किरणें प्रवाहित करके उसे नष्ट किया जाता है। अब कीमोथेरेपी में नुकसान होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, यानी इस ट्रीटमेंट में, इस उपचार में शरीर के अन्य भागों के नुकसान की संभावनाएं बहुत कम होती, इसीलिए ज़्यादा प्रचलित। सर्जरी, अब सर्जरी कैंसर में उन स्थानों पर ही संभव है जो बाह्य हैं, यानी एक्सटर्नल हैं। अब उदाहरण के लिए, जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, स्तन कैंसर हुआ है, स्तन कैंसर में सर्जरी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। तो स्तन कैंसर में सर्जरी आमतौर से की भी जा सकती है। और उसके बाद अब गर्भाशय में अगर कैंसर हो गया, गर्भाशय यानी यूट्रस जिसे बच्चादानी कहते हैं, यूट्रस में अगर कैंसर हो गया तो सर्जरी द्वारा यूट्रस को, गर्भाशय को निकाल दिया जाता है। या शरीर के ऐसे अंग जिनके निकाल देने पर जीवन को कोई खतरा नहीं होने वाला है, उन स्थान पे सर्जरी प्रयोग की जाती है। यानी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी कब यूज होगी, तभी यूज होगी जब उस अंग को काट कर सर्जरी द्वारा निकाल दिया जाए और जीवन को कोई खतरा ना हो, जीवन जैसे चल रहा चलेगा। अब कहिए कि फेफड़े में सर्जरी द्वारा ट्रीटमेंट हो जाए, तो फेफड़ा भाई किसी का सर्जरी ऑपरेशन करके निकालोगे तब तो जीवन ही चला जाएगा।
अगर लंग्स कैंसर है तो उसको करोगे। अगर किसी का पैनक्रियाज अग्नाशय में कैंसर है तो अग्नाशय सर्जरी द्वारा थोड़ा निकालेंगे, तो वहाँ तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। अब देखिए, इसीलिए उन जगहों पे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी बहुत आराम से यूज की जाती है। अब आगे बात करेंगे हम कि आयुर्वेद में इलाज भी है। सदाबहार एक प्रश्न पूछा जाने लगा है। सदाबहार, सदाबहार के पौधे से कुछ दवाएं बनाई गई हैं। सदाबहार के पौधे से कुछ कैंसर की दवाएं बनाई गई हैं, कैंसर रोकथाम दवा रोकने वाली, जिससे कुछ हद तक कैंसर के इलाज में काम चल रहा है। यानी कैंसर के इलाज में अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो सदाबहार के पौधे से कुछ औषधियाँ प्राप्त की गई, जिनका उपयोग आमतौर पर ब्लड कैंसर वगैरह में किया जा रहा है। फिर अब हम बात करेंगे विश्व कैंसर दिवस। ये देखिएगा, विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को। और सबसे पहली बार 1993 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसे पहली बार मनाया गया, और तब से प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब की बार जो 2022 में कैंसर का थीम है वो क्लोज द केयर गैप। क्या है? 2022 में कैंसर का जो थीम है, 2022 में जो कैंसर का थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। ठीक।